ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। नमस्कार मित्रों, इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जोधपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा। वो डॉक्टर जिनका नाम न सिर्फ चिकित्सा जगत में बल्कि इंसानियत की दुनिया में भी सम्मान से लिया जाता है। डॉक्टर शर्मा ने अपने जीवन के करीब 3 दशक मिर्गी रोगियों के निःशुल्क उपचार में लगाए हैं। उनकी बदौलत हजारों रोगी आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। इनमें कई वो थे जिन्हें समाज ने असाध्य कहकर छोड़ दिया था। आज हम जानेंगे आखिर इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई, मिर्गी को लेकर फैला भ्रम क्या है और समाज को इसे लेकर अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए। सर, इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने न्यूरोसर्जन रहते हुए खास तौर से मिर्गी रोग या मिर्गी रोगियों के लिए एक विशेष काम जोधपुर और जो राजस्थान की जनता के लिए किया है। सर, आखिर आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना? ऐसा क्या अनुभव था कि आपको इस क्षेत्र में आना पड़ा? गांधी जी, जब मैं 89 में जोधपुर आया था, मैं पहले KEM हॉस्पिटल बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए न्यूरोसर्जन काम कर रहा था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे छोड़ करके जोधपुर आना पड़ा। राजस्थान पत्रिका ने एक खबर छापी थी कि पोकर राम की जिंदगी जंजीरों में जकड़ी हुई है। जी जी। उसकी खबर को पढ़ करके मैंने पत्रिका के लोगों से थोड़ा संपर्क किया कि भाई इसको यदि एक बार मुझे आप भेजे। तो उनका साहब, हमारे तो खबर है, हमारे पास इसकी है नहीं, लेकिन उसको लाए तो उसके पैरों में जंजीरें बावेड़ियाँ बांधे हुए। तो मेरे को लगा उसकी जांच की, पता चला ये तो एक मिर्गी का पेशेंट है जिसके साथ अमानवीय तरीके से इलाज किया जा रहा है, और ये लड़का 25-26 साल का हो गया है, इसकी ज़िंदगी कैसे रहेगी और उसकी और कोई तकलीफ है नहीं। तो मैंने घर वालों को समझाया कि भाई इसका इलाज हो सकता है, संभव है, लेकिन उस समय मेरे पास कोई ऐसी कैंप लगाने की या निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैंने जितना उनके बजट के एवरेज के हिसाब से था उस तरह से उसका इलाज किया। सरप्राइजिंगली 5 साल बाद वो पेशेंट एकदम से नॉर्मल हो गया और उस वो जंजीरों से मुक्त होकर मिर्गी से भी मुक्त हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस पश्चिमी राजस्थान में मिर्गी मरीजों के साथ जो मेरा बेसिक काम तो न्यूरोसर्जरी था, ऑपरेशन करना ब्रेन के स्पाइन कोड के, यही कर रहा था मैं तो। लेकिन एक ख्याल आया कि यदि हम ऐसी कुछ योजना बनाएं कि पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से लोगों को तांत्रिक विद्याओं से, वोपाओं से, जंजीरों में बांधकर अमानवीय तरीकों से जिस तरह से इसका इलाज किया जा रहा है, और इसका मुख्य कारण है लोगों का अज्ञान है। ज्ञान नहीं है इसका कि कोई बीमारी है, इसको देवताओं को, बुरी आत्माओं का प्रकोप मान करके इसका इलाज उसी तरीके से कर रहे हैं। यदि हम इसको अवेयरनेस प्रोग्राम रखें तो शायद हम इस पर कुछ कर सकते हैं। सर, ये है क्या आखिर मिर्गी रोग? मतलब कैसे पहचाने कि ये मिर्गी रोग है? देखिए, हमारे जो ब्रेन के सेल हैं, एक सेल को हम कहते हैं कि उनको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन यानी एक सेल न्यूरॉन होता है और एक सेल के पास दूसरा सेल जुड़ा हुआ होता है आपस में, एकदम से मतलब मिलीमीटर का भी डिफरेंस भी नहीं होता है, क्योंकि उसी के द्वारा मैसेज एक सेल से दूसरे तीसरे सेल में ब्रेन में चलता रहता है। लेकिन ईश्वर ने इतना दयालु और कृपालु है कि ये जिस सेल में एक मैसेज जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से मैसेज जा रहा है, वो दूसरे सेल को यदि टच करेगा, जैसे हम नंगे तार को टच कर लेते, इलेक्ट्रिसिटी हमारे में भी आने जाती है। तो ईश्वर ने क्या किया कि 2 सेलों के बीच में एक शीथ बनाई जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन, उससे आपका मैसेज तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो करंट आपस में है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मनुष्य का काम, दिमाग का सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन जैसे एपिलेप्सी होती है, 2 तरह की होती है। एक तो प्राइमरी मिर्गी, जिसका कारण 50% पेशेंट मालूम ही नहीं होता है, लेकिन जब इसकी स्टडी की, अनुसंधान किया, तो मालूम पड़ा कि ये जो माइलिन शीथ है, जो करंट के फ्लो को रोकती है, आपस में मैसेज को तो ट्रांसफर कर देती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को एक सेल से दूसरे सेल को टच नहीं होने देती। तो ये मरीज जिनके प्राइमरी एपिलेप्सी है, जिनका कोई कारण नहीं था, उनमें ये माइलिन शीथ एब्सेंट मिली। तो जब ये माइलिन शीथ में एक सेल में से करंट पास हो रहा है और वो दूसरे सेल में जाके टच कर गया, और दूसरे से तीसरे चौथे चौथे सब सेल में वो करंट एक तरह से पास हुआ, तो उससे क्या होगा, जो हिस्सा जहाँ से आपस में टच कर रहा है शरीर का, वो हिस्सा, उसमें झटके आने लग जाएंगे। जैसे हमें करंट लगता है तो हमारा हाथ शरीर में झटके लगते हैं, वैसे ब्रेन की वो एरिया, मान लो पैर की एरिया के सेल आपस में टच हो गए तो पैर में एकदम से झटके आने लग जाएंगे। चेहरे पे आया तो चेहरे पे आने लग जाएंगे। प्रारंभिक लक्षण है। हाँ, प्रारंभिक लक्षण ये है कि मरीज को सडनली ऑनसेट एकदम से उसके शरीर में झटके आने लगेंगे और वो झटके आते आते मरीज बेहोश होकर गिर जाएगा।
जैसे बेहोश होगा तो वो जो सर्किट बना हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेन में वो कट हो गया और ये पेशेंट 10-15 मिनट तक बेहोश रहेगा और फिर जैसे ही ब्रेन नॉर्मल फंक्शन शुरू करेगा मरीज नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके पीछे लोगों की भ्रांति ये थी कि कोई आत्मा आती है, वो घुस जाती है और 10-15 मिनट इसको तंग करके निकल जाती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। पता नहीं है लोगों को। हाँ, 4-6 महीने तक चलता रहता है, फिर एक दिन सडनली आ जाता है। इसलिए इसको एक बीमारी का रूप कभी नहीं दिया गया, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में। शुरू में भी इसको एपिलेप्सिया, इसको एक ग्रीस की महारानी थी, उसको ये एपिलेप्सी जैसी बीमारी थी, तो वो डांस करती थी, तो उसको एपिलेप्सिया डांस कहा गया। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर इन्वेस्टिगेशन 1864 में आते हैं, पता चला कि ये ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी के आपस में टच होने वाले डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है ये, और ये दो न्यूरॉन्स के बीच के माइलिन शीथ एब्सेंट होने से आपस में करंट एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये इसका माइकल जैक्सन नाम का एक आदमी था जिसने पहले स्टडी करके बताया कि ये मस्तिष्क की बीमारी है। इसका अपन यदि प्राचीन में देखें तो चरक संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। महर्षि चरक ने लिखा था कि कुछ व्यक्तियों में मैंने ऐसे रोग पाए हैं जिनमें आपस में उनके शरीर में झटके आते हैं, और ये कोई मस्तिष्क की बीमारी है जिसका मैं आगे अनुसंधान करके इसका पता नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन उनका ये ऑब्जर्वेशन 5000 साल पहले से भी था चरक का। मतलब आयुर्वेद ने पहचान ली। आयुर्वेद पहचान थी, लेकिन वो उसको बीमारी के बारे में डिटेल नहीं दे सकते। उसके बाद में लंबे अंतराल तक भी उसकी कोई बीमारी की जानकारी, लेकिन जैक्सन ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं, ये मस्तिष्क की एक बीमारी है, और ये चूंकि ये एक तरह से झटके आते हैं तो उन्होंने इसका नाम दिया सीजर। सीजर का मतलब शरीर के हिस्से का झटके आना, तो मिर्गी से हटकर का नाम देखा गया सीजर डिसऑर्डर। तो वहां से ये शुरुआत हुई, इसका ऊपर अनुसंधान शुरू हुआ, जब पता चला कि ये एक मस्तिष्क के आपस में करंट जो चलता है जिसके द्वारा ब्रेन काम करता है, उसमें एब्सेंट माइलिन शीथ होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी एपिलेप्सी, वो उन मरीजों में होती है जिनको ब्रेन की कोई डैमेज हो गया हो, जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेन के सेल डैमेज हो गए, किसी का ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, यानी मस्तिष्क की कोई बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क के सेल डैमेज हो गए। उन डैमेज सेल के कारण वो माइलिन शीथ का डिस्ट्रप्शन हो जाता है और वहां से ये एक फोकस बन जाता है और वहां से पेशेंट को लगातार मिर्गी के दौरे आते रहते हैं। तो सेकेंडरी एपिलेप्सी मस्तिष्क की बीमारी के कारण है, प्राइमरी एपिलेप्सी में कोई कारण पता नहीं है। तो ये एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसका जब से कंफर्म हुआ तो इसके ऊपर अनुसंधान जारी हुआ, दवाइयाँ इसके आने लगी। इसमें क्या मरीज को क्या महसूस होता है? जैसे आम आदमी को तो पता नहीं है, जैसे वो कहता है भूत प्रेत की छाया आ गई, कुछ भी आ गई, लेकिन मरीज अंदर क्या सोचता होगा? क्योंकि आपने तो हजारों मरीजों को देखा है, उनकी अंदरूनी भावना अंदर क्या पनपती है? क्या मैं निष्क्रिय हो गया हूँ? नहीं, इसके पहले दौरा आने के पहले कंडीशन से कहते हैं एपिलेप्टिक ओरा, मतलब एक तरह का प्री एपिलेप्टिक मैसेज उसको मिलता है। अब ये डिपेंड करेगा कैसा हो रहा उसके दिमाग में आएगा कि भाई यदि मस्तिष्क के कौन से हिस्से से मिर्गी शुरू होगी। मान लो अपना टेम्पोरल लोब है जहाँ से विजन है अपना देखने का, तो उसको कुछ चीजें अबनॉर्मल दिखेगी, वो पहले कहने लगेगा कि ये बादल कहाँ से आ गए, बिजली कहाँ से आ गई, इसको बंद करो और ये करो, मतलब असामान्य व्यवहार। हाँ, उसका असामान्य व्यवहार लगेगा कि यार बैठे बैठे क्या बात कर रहा है। या मरीज के मान लो ऑल्फैक्टरी लोब से आ रहा है वहां सूंघने के, तो वो कहेगा बहुत तेज बदबू आ रही है, बदबू जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ। यानी दिमाग का वो हिस्सा जो कार्य संपादित करता है उस जिस एरिया से वो मिर्गी का दौरा उत्पन्न होगा उसके पहले उसके सेंसेशन उसको पहले आ जाएंगे। यूजुअली ये ऑडिटरी यानी सुनने से, आंख से और सूंघने से। कोई आदमी सडनली बैठे बैठे करने लग जाएगा कि ये आवाजें तेज आ रही है, मेरा आवाज बंद करो, आवाजें मैं सहन नहीं कर सकता, जबकि कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो मरीज आपको चिल्लाएगा सडनली कि आवाजें बंद करो, और जैसे पहले अपन उसके बारे में ध्यान देंगे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। या कोई मरीज कहेगा घर में कोई चूहा मर गया, कोई बदबू आ रही है, सड़ात आ रही है, बहुत तेज बदबू कहाँ से आ रही है देखो, तो ये उसका इंडिकेशन है कि इस मरीज को अगले 15-20 सेकंड में दौरा पड़ने वाला है। तो हर मरीज को जिसको भी मिर्गी का दौरा आएगा उसको पहले उसके प्री एपिलेप्टिक ओरा जरूर होगा। तो घर वाले धीरे धीरे पहचानने लग जाते हैं कि ये आंख की रोशनी की बात कर रहा है, दो दिख रहा है, ये कहाँ से आ गए, बादल कहाँ से आ गए, तो वो समझ जाते हैं कि इसको दौरा, तो उसको मार के सुला देते हैं। तो हर मरीज को प्री एपिलेप्टिक ओरा आता है, समझ में आती है उसको बात कि मेरे को दौरा पड़ने वाला है। एक होता है एब्सेंट सीजर जो बच्चों में ज्यादा होता है। इसमें बच्चा क्या है कि बैठे बैठे एकदम 5 से 20 सेकंड के लिए एब्सेंट हो जाता है टोटली, जैसे उसमें कोई रिएक्शन नहीं है चेहरे पे,
तो पेरेंट्स कभी कभी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये बच्चा 15-20 दिन सेकंड के लिए एकदम एब्सेंट हो गया, उसको बुलाते हैं, बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, और 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद उसको बोला क्या हुआ तेरे, कह नहीं मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल था। लेकिन वो ये सीजर, इसमें ओरा जो है वो एब्सेंट सीजर है, यानी ही इज एब्सेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टोटली, उसको कुछ मालूम नहीं है, एंड देन ही रिकवर्स इमीडिएटली। तो हर मरीज को एक प्री एपिलेप्टिक ओरा जरूर आएगा, और उससे घर वाले धीरे धीरे पहचान लेते हैं कि इस मरीज को, हमारे मरीज को अब ये दौरा पड़ने वाला है। अच्छा, ये दिन में कभी भी आ सकता है या इसकी कोई नहीं, इसकी कोई टाइम लिमिट सीमा नहीं है। कितनी बार भी आ सकता है? कितनी बार भी आ सकता है। क्या ये एलर्जिक भी है? एलर्जिक? हाँ। नहीं, एलर्जी से इसका कोई रिश्ता कोई रिश्ता नहीं, ये नहीं। और ये कभी भी अपने आप मतलब ब्रेन के वजह से ही आता है? देखिए, जब भी कहीं ब्रेन, जो पेशेंट एपिलेप्टिक है, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उसके अंदर यदि ब्रेन को हमारे काम करने के लिए 3 चीज़ों की परम आवश्यकता है, उसके बगैर ब्रेन हमारा काम नहीं कर सकता। एक तो लगातार ब्लड का फ्लो, 1 मिनट काम करने के लिए 20 लीटर ब्लड फ्लो उसको चाहिए, 20 ग्राम ग्लूकोज और 20 लीटर ऑक्सीजन, ये 1 मिनट के काम करने के लिए, लगातार 1 मिनट काम करने के लिए। तो शरीर का, हार्ट का काम ये है कि ब्रेन को लगातार ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बराबर सप्लाई देते रहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को, जिसको मिर्गी की बीमारी है पहले से, यदि उसने बराबर नींद नहीं ली है, यदि वो भूखा है, भूखा मतलब ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, या वो बहुत बड़े तनाव में आ गया है जहाँ ब्लड सप्लाई ब्रेन को इमीडिएटली चाहिए, यदि कोई ऐसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वो करेगा, ज्यादा ये मरीज क्या है कि आजकल एक मोबाइल की लत लग गई है, रात को सोने के पहले मोबाइल देखेंगे, घंटे 2 घंटे तक मोबाइल देखेंगे। तो मोबाइल से निकलने वाली जो लिथियम बैटरी की तरंगे हैं, वो इनके सेंसेशन को एग्रेवेट करती है और ज्यादा नुकसान देती है। तो वो रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, जब तक वो एरिया जो वो सेंसिटाइज हो चुका है, तो उठते उसको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे या रात को पड़ जाएंगे। तो जो मरीज मिर्गी का पेशेंट है, वो लापरवाही इन चीजों में करता है, यदि नींद बराबर नहीं लेता है, भूखा रहता है, या तनाव में बहुत ज्यादा रहता है, तो उनको किसी वक्त भी ये दौरा पड़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बराबर मेडिसिन ले रहा है, कुछ नियमों का पालन बराबर कर रहा है, अनुशासन की जिंदगी जी रहा है, मोबाइल का कम से कम यूज कर रहा है, दूसरी चीजें जहाँ से तनाव बढ़ता है उनको अवॉइड कर रहा है, तो इनको हर समय दौरे पड़ने की संभावना बहुत नगण्य हो जाती है। लेकिन देखने में यह आया है कि लोग इन चीज़ों का, अनुशासन का पालना नहीं करते हैं, वो लगातार इन चीज़ों पर अवॉइड करते हैं, इन चीज़ों को मानते रहते हैं, तनाव में रहेंगे, रात को लेट सोएंगे, भूखे रहेंगे, तो उस स्थिति में उनको निश्चित रूप से दौरा पड़ेगा। सर, ये मतलब ये आप 27 साल हो गए आपको इसको जी, और मेरे ख्याल से हजारों मरीज आपने? हाँ, करीबन 1,20,000 के आसपास। अच्छा, इसमें से कितने मरीज जो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे? 8,000 मरीज हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक, सामान्य जिंदगी, सामान्य जिंदगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका इलाज परफेक्ट हो सकता है? देखिए, इसमें मैंने कहा ना, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मरीज को 5 साल लगातार नियमित रूप से एक दिन भी 1 मिनट लेट के भी बराबर दवाई लेनी पड़ती है। इसको 5 साल कंपलसरी है। यूजुअली क्या होता है, जब हम दवाई चालू करते हैं तो 2 साल 3 साल में मरीज को ठीक हो जाता है एकदम। तो घर वाले सोचते हैं कि अब दवाई खाने से क्या फायदा, मरीज तो हमारा ठीक हो गया है। आपने उस बीमारी को सप्रेस किया है, इरिडिकेट नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया है, दबाया है खाली। पूरा इरिडिकेट होने में 5 साल लगता है। तो इसमें क्या करता है, मरीज 3 साल ठीक हो गया, दवाएं छोड़ देगा, फिर साल 2 साल बाद फिर शुरू होगा, फिर वापस डॉक्टर के पास आएगा, फिर साल 2 साल लेगा। अब मैं आपको बताऊं, जो पेशेंट मुझे फीस देकर के इलाज करवाते हैं, जो मरीज मेरे कैंप में आते हैं, कैंप के मरीज मेरे सक्सेस रेट करीबन 90% है, और फीस देकर दिखाते हैं उनकी सक्सेस रेट 60% है। कारण कि मैं जो मरीज आते हैं उनको हम 29 दिन की दवाई देते हैं, और उनको वार्निंग भी दे रखी है कि यदि आप 2 बार कैंप में एब्सेंट हो गए तो तीसरी बार हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो वो 29 तारीख को उनकी दवाई खत्म हुई, 30 तारीख को सुबह उनको याद आ जाता है कि दवाई लेने चलना है। तो वो इतने रेगुलर नियमित है कि कोई भी पेशेंट जो 30 तारीख को हाजिर हो जाता है, तो उसको दवाई भी लेनी है और उसको चेकअप भी कराना है। तो उनकी रेगुलरिटी जो है, बराबर 30 तारीख को आना और दवाई लेके जाना, वो रेगुलरिटी ने हमारे मरीज की सक्सेस रेट जो है कैंपों में ज़्यादा बढ़ा दी बनस्पत जो फीस दे के दिखाते हैं। उनको मैं ये कहता हूँ कि आप यदि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मत आइए, आप हमारे कैंपों में आते रहिए, आपका निःशुल्क इलाज होगा। दवाई भी निःशुल्क मिलेगी? देखिए, जब तक ये GST नहीं आया था, जब तक हमें कंपनियां दवाइयां बराबर दे रही थी और हम मरीज को खूब दवाई दे रहे थे। कितने साल फ्री मिली थी ये दवाई? ये दवाई करीबन 20-22 साल तक, 20 साल तक हमने पूरी निःशुल्क दी। अच्छा।
लेकिन जैसे जीएसटी लगा और इनकम टैक्स में इनके ऊपर कोई जो गवर्नमेंट छूट देती थी कि जो सैंपल दिए जाते हैं उन पर डॉक्टरों को उनको छूट इन सरकारी कंपनियों को मिलती थी, लेकिन जब से ये सब चीज़ें हटी हैं तो कंपनियों के ऊपर डबल बोझ पड़ता है। एक तो उनकी दवाई बनाने में जीएसटी लगता है, थोड़ा इनकम टैक्स पे भी आ जाता है, रिबेट नहीं मिलती। तो कुछ जो मेरे को 12 कंपनियां लगातार दवाइयाँ दे रही थी, उनमें सब 2 कंपनियां रह गई हैं। तो अब हमारे पास क्या दवाई 450 मरीजों की नहीं है, हमारे पास दवाई आती है 250 मरीजों की। तो हमने इनको क्या कि पहले तो सबको देते थे पूरे महीने भर की, अब हमने 3 कैटेगरी कर दी है। एक तो वो रिमोट एरिया से जो आते हैं, जो एकदम गरीब पेशेंट है, जो उनको अपनी रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, केवल किराया अफोर्ड करते हैं, उनको तो हम 30 दिन की पूरी देते हैं। सेकंड, जो स्लाइटली ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपना खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे हैं, उनको हम 15 दिन की देते हैं। और जो जोधपुर शहर के हैं, जो अपना व्हीकल लेकर के अपने साधन से आते हैं, साथ थोड़े संपन्न व्यक्ति हैं, उनको हम दवाइयाँ आजकल बंद कर दी है। उनको हमने कह दिया कि आपका इलाज फ्री कर देंगे, जांच फ्री कर देंगे, लेकिन आपको दवाइयाँ हम नहीं दे पाएंगे, दवाई आपको बाजार से लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास में मरीज आते हैं कैम्प में 400 450 और दवाई आती है 200 250 मरीजों की। तो हमारी प्रायोरिटी रूरल ग्रामीण एरिया के वो लोग जो अपनी रोटी भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं, खाना पानी भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं, दवाई उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनको तो अभी तक हमने मेंटेन ये कर रखा है कि उनको पूरे महीने की देनी ही देनी है। और जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उनको 20 दिन की 25 दिन की दे दी, 5 दिन की आप ले लेना। और जो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, उनको हम यूजुअली आजकल दवाई देना थोड़ा कम कर दिया, उनको नहीं देते। उनको कहते हैं भाई आपका बाकी सब इलाज फ्री होगा, लेकिन दवाई चूंकि अब हमारे पास कंपनियां नहीं दे रही है, हमारे पास कोई फंड नहीं है, न कोई हमारी संस्थाएं हमें हेल्प करती है, ये हमारे सेल्फ ओरिजिनेटेड ही काम है जो दवाई कंपनियां देती हैं। क्या कभी अपन ने सरकार से कोशिश की कि भाई कम से कम इस तरह के रोग जैसे टीबी है, कैंसर है या मिर्गी है, इस तरह की दवाओं पे तो कम से कम जीएसटी से बचना चाहिए? ये सरकारी नीतियां हैं, सरकार की अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। वो मैं यदि मेरा अप्रोच केवल कंपनी के पदाधिकारियों तक थे तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बता दी कि साहब हमारे पास ये व्यवस्था है और हम इसको अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डबल बात पड़ रही है। पहले गवर्नमेंट का था कि फिजिशियन सैंपल जो मिलते थे वो शायद फ्री थे, उनको कोई रिबेट मिलती थी, तो वो सैंपल देने में चिंता नहीं करते थे, आराम से देते थे। अब ये गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसीज है, इनके बारे में मैं कोई अपना विचार रखूं मुश्किल। जोधपुर में कई सारे ऐसे भामाशाह है जो कई तरह के सहयोग करते रहते हैं, क्या कभी किसी भामाशाह से कोई ऐसा सहयोग मिला? गांधी जी, मैंने कई बार कई लोग आए मेरे पास। मैंने जब ये कैंप शुरू किया तो मैंने 2 चीजें इसमें रखी कि एक तो हम किसी भी आदमी से पैसा नहीं लेंगे, तो जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट किसी चीज संस्था में या किसी कैंप में आ जाती है तो लोगों में एक भ्रांति आ जाती है कि डॉक्टर साहब पैसा खा रहे हैं। तो कुछ लोग आए मेरे पास में तो कहा साहब हम सहायता करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास 2 तरीके हैं आपका सहायता करने का, या तो आप 2 या 3-4 मरीज जितने आप गोद ले लीजिए और हम इनकी दवाइयाँ आपको दे देते हैं, महीने में आके आप ले जाइए इनको, बस ठीक है। और या आप हम दवाइयाँ लिख के देते हैं, आप खरीद के लाके हमें दे दीजिए। बोला नहीं हम तो पैसे दे सकते हैं आपको। मैंने कहा पैसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि लंबे समय तक की चीज की सफलता के लिए कोई ऐसी चीजें जो विवादास्पद बने उनको मैं ग्रहण नहीं करना चाहता था। इसलिए इन कैंपों में मैंने पैसे की लेन देन का कार्यक्रम पूरा रेस्ट्रिक्टेड रखा। कुछ 2-4 लोग आए, बहुत पहले एक पेशेंट था मेरा जो ठीक हो गया था, तो उसने कहा कि साहब मेरी बहन को आपने पूरा ठीक कर दिया, मैं 3 मरीज गोद लूँगा। 10 साल पहले की बात है। मैंने कहा जितना आप 1, 2, 3 लेने हैं। तो 3-4 महीने वो आया, 5वें महीने उसने बंद कर दिया। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया क्या सर ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा यार आपने खुद ने विलिंगली मेरे को बात की थी, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप नहीं कर सकते, जितना किया उतना ही करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो इनका करेंगे। चूंकि आप हमें इन्फॉर्म कर देते कि मैं नहीं ला के दे सकता तो हम तो करेंगे ही। तो भामाशाह लंबे टाइम, क्योंकि एक मरीज को 5 साल तक दवाई देनी है। कितनी दवाई, कितना खर्चा है? 29 700-800 रुपए एक मरीज के एक महीने का। 1 महीने का। और आपके पास करीब कितने मरीज होंगे? अभी जैसे मेरे पास एवरेज आते हैं 450, 400-450 कैब भी आते हैं। और 800 रुपए? 800 रुपए का। मतलब अब हम करीबन 200 मरीजों को, 250 मरीजों को दवाई देते हैं, तो हमारा एक कैंप करीबन 2 लाख रुपए का दवाइयों का खर्च होके जाता है। होता है। अब ये कुछ कंपनियां हमें दे रही हैं
एक कंपनी है जिसके ओनर मेरे पास मिलने आए थे, वो बोले कि भाई ऐसा डॉक्टर साहब, चाहे मेरे पे जीएसटी लगे, मेरे इनकम टैक्स मिले, रिबेट मिले या नहीं मिले, चूंकि मैंने मेरे परिवार में इस तरह के मरीजों को देखा और मैं ये पीड़ा सहन किया हूँ और मेरी कंपनी ये दवाइयाँ बनाती हैं, आप निश्चिंत हो कि मैं हर महीने आपको 150 मरीजों की 200 मरीजों की दवाई भेजता रहूँगा बराबर। बहुत बढ़िया बात। वो एक कंपनी पिछले 27 साल से लगातार हमारे को भेज रही है। बाकी कुछ कंपनियों को मैंने कहा यार 10 नहीं तो 15 दिन की 20 दिन की दे दो हमारे को, तो कोई कंपनी 10 दिन की लाती है, कोई 15 दिन की लाती है, थोड़ा बहुत सहयोग हमें कर रहे हैं। और जोधपुर की भामाशाहों से मैंने कई बार अपील की, लेकिन वो 1-2 महीने 3 महीने आते हैं। अब ये तो हमारा तो हर महीने की 30 तारीख का काम है और 5 साल लगातार यदि अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक मरीज को आप गोद लेते हो और 5 साल नहीं देते हो, तो बीच में उसको छोड़ देने से तो हमारा भी क्रम टूटता है। अच्छा, नियमित ये तो तय है कि 5 साल तक उसे दवाई लेनी है, उसको तो लेनी है और बिना किसी तोड़े क्रम लेना ही है उसको। और हर साल एक जांच होती है, तो जांच के लिए ईईजी सीटी स्कैन प्रारंभिक जांच है जिसके लिए हम करवाते हैं। तो डॉक्टर सुभाष जैन अमित वाले हैं, उनसे मैंने एक बात की थी, तो उन्होंने कहा 30 तारीख को आप जिन मरीजों की जो भी जांच कराएंगे हमारे रोग जांच सेवा भेज दीजिए, वो सब फ्री होगी। बहुत अच्छी बात। और बड़ी कहने की खुशी की बात है कि लगातार 30 साल से हमारे को 27 साल से जिन मरीज को भी जांच के लिए भेजते हैं वो निःशुल्क करके हमारे पास भेज देते हैं, वो पैसा नहीं लेते हैं। मेरे ख्याल से अपना कार्यक्रम कई सारे भामाशाह भी देख रहे होंगे या देखते होंगे, तो मेरी तो गुजारिश है कि आप चूँकि निस्वार्थ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसमें आगे आके जोधपुर के लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप 27 साल आज आपको काम करते होगे और लाखों लोगों का आपने इलाज किया है। दूसरा एक चीज़ मेरा ये था कि एक जैसे मरीज 5 साल बाद ठीक हो जाता है, जैसे आपने बताया 8,000 मरीज पूरे ठीक किए हैं और कुछ अभी आधे अधूरे ठीक भी हो गए। हाँ, चल रहे हैं। क्या वो जो ठीक हो गया मरीज फिर से अपने सामान्य जीवन में जी रहा है? देखिए, मैं इस बारे में ये बताऊं कि मेरी जो सबसे पहली जिस चीज़ को मुझे लिफ्ट किया था इसमें, एक फरजाना नाम की लड़की थी जिसकी स्टोरी, एक यहाँ पत्रकार थे जो आजकल गंगानगर में, पंजवानी जी, हरिओम पंजवानी, वो हमारे कैंप कवर करने आते थे उन दिनों में। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि कोई मुझे ऐसी कोई कहानी बता सकते हैं जिससे आपको कुछ सफलता का प्रतीक मिल रहा है इन कैंपों का। तो मैंने कहा ये लड़की है, लेकिन इसका नाम हम उजागर नहीं करना चाहते, पारिवारिक समस्या इसकी, तो हमने उसका नाम फरजाना रखा। एक्चुअली फरजाना नहीं थी, काल्पनिक नाम था। मैंने कहा ये लड़की शादी के निकाह के 2 महीने बाद अपने पियर आके बैठ गई और उसके बाद इसको हमने 5 साल इलाज किया और इसके हस्बैंड को बुलाया, इसके माँ बापों को बुलाया, ससुराल को बुलाया, मैंने उनके साथ काउंसलिंग की। उनका एक इश्यू था कि हमें बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल, और मेरे हस्बैंड को बीमारी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत की बीमारी मेरे हस्बैंड को नहीं होनी, और ये नहीं होना चाहिए, ये छुआछूत नहीं है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत होकर के अपने बहू को घर ले जाइए, संतान होगी और इसकी डिलीवरी कराने का जिम्मेदारी हमारी है। और वो हमारा पहला पेशेंट था जिसको जो कंसीव की, सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है। आज वो 2 बच्चों की माँ है और कुचामन सिटी के आसपास के गांव में वो रह रही है एंड शी लीडिंग गुड लाइफ। तो इसमें सबसे बड़ी जो पेशेंट हैं जो अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, जैसे पोकर राम का मैंने एग्जाम्पल बताया। पोकर राम की जब शादी हुई तो उसके घर वाले मेरे को इन्वाइट करने आए, गांधव के आसपास के गांव में, जो बाड़मेर जिले के। तो घर वाले आए कि साहब शादी में आपको आना जरूरी है। मैंने कहा कोशिश करूंगा। आज पोकर राम अपनी पूरी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, एकदम अच्छी तरह। ऐसी एक काल्पनिक नाम है, एक लेडी थी किरण, जिसके ससुराल वालों ने निकाल दिया, उसके माँ बाप, पिताजी की डेथ हो गई, माँ पर वो बोझ बन गई। वो हमारे पास आई, उसका इलाज किया, नॉर्मल हुई। फिर उसकी मदर ने एक दिन आके पूछा, साहब इसकी अब मैं दोबारा शादी, कोई रिश्ता आ रहा, कर दें क्या? मैंने कहा आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कहते खुशी है कि जोधपुर की बच्ची है, वो करीबन अब 40 साल की हो गई होगी, हमारे पास आई जब 22-24 साल की थी। आज वो 2 बच्चों की माँ है, आराम से ज़िंदगी जी रही है। उसके बहन कभी कभी मिलने आते हैं मेरे से, कैंपों में आते हैं। और ऐसी एक महाराष्ट्र की लेडी थी, उसकी शादी जोधपुर में हो गई। अब उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वो मराठी जानती थी, हिंदी जानती नहीं थी। डॉक्टरों के पास गई तो मराठी बोलती थी। तो कहीं से उसको पता चला कि वो कैंप में आई मेरे पास में, और ये था कि भैया उसका हस्बैंड अब उसको
छोड़ने वाला ही है कि एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, दूसरी वो फिट्स की मरीज थी। क्योंकि मैं मराठी जानता हूँ तो मैंने उससे मराठी में ढंग से खूब लंबी बात की, तो उसको ऐसा लगा कि मैं कहीं मेरे घर में आके आ गई हूँ। उसका पूरा परिवार बचा। उसकी लड़की जो उस समय छोटी थी, आज वो MBBS कर रही है। वेरी गुड। वो गवर्नमेंट कॉलेज कर्नाटका या कहीं साउथ इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कोटे से। वो अभी भी आपके संपर्क में हाँ, संपर्क में है। उसके हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं एक काम चाहता हूँ कि मैं इन कैंपों में सेवा देना चाहता हूँ। मैंने कहा निश्चित आइए, आप जो भी सेवा देना चाहे दीजिए। तो कभी कभार कैंपों में 2-3 महीने में एक बार आ जाते हैं। और बाद की तो वो चूँकि कोई सेवा नहीं दे सकते, लेकिन जितने भी वो अपना एक भावनाएं प्रकट करने के लिए वो कैंपों में जरूर आते हैं। तो ऐसा नहीं है, इन कैंपों के रिजल्ट बहुत अच्छा है। यदि मैं पूरी मेरी उपलब्धियाँ गिनाऊँ तो जैसे 8,000 लेडीज़ जिनके बारे में ये सोचती कि ये कभी ज़िंदगी में मातृत्व सुख प्राप्त नहीं कर सकती, एक धारणा बनी हुई थी कि मिर्गी के पेशेंट को कभी ज़िंदगी में कंसीव करेगी तो या तो बच्चा मर जाएगा या माँ मर जाएगी, इसलिए उनको हिदायत दी गई थी कि आप प्लीज़। तो आज के 20 साल पहले के एरा में मैं देखूँ तो वहाँ घर में बच्चा नहीं होना एक बहुत बड़ा ओड फिगर थी, ओड चीज़ थी। उसको बड़ा नकारात्मक रूप से लिया जाता था। तो हमने इन मरीजों को सबको ठीक किया और इन कैंपों में करीबन अभी तक 27 साल में 8,000 डिलीवरीज हमारे हो चुकी है। उम्मीद हॉस्पिटल के लोगों से मैं गायनिकोलॉजिस्ट से मिला, उनको समझाया, बात की। तो वो थोड़े से शुरू में तो नहीं थे कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मैंने एक उनको रिजिम बना के दी, घर वालों को समझाया कि देखिए कोई कुछ नहीं होगा, आप आराम से डॉक्टर को अपना इलाज करने दीजिए, इनको डिलीवरी करवाने दीजिए, और ये रिजिम डिलीवरी के टाइम आपको ये तरह की दवाइयाँ देनी है इनको। उनको भी समझ में आ गई चीज़ कि नहीं नहीं इसे ठीक हो रहा है। तो अब वो एक रेगुलर फिगर बन गया है। कोई भी एपिलेप्टिक पेशेंट है तो कुछ तो मेरे पास भेज देते हैं कि साहब ये इसको आप कंट्रोल करते रहिए। तो हमने ये मिथ भी तोड़ा। दूसरा, बच्चों की स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या थी। एक मेरी न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में छपी थी। गोपाल गया था, स्कूल बना दिया चपरासी। पाली के पास गांव का कोई लड़का था जिसको AP गोल्ड ने हिंदुस्तान टाइम्स में पूरे वर्ल्ड में कवर किया था। उसने इंडिया में किया और इंडिया से उठ करके वो पूरे वर्ल्ड में कवर हुई कि 12 ईयर गोपाल बिकम पियोन इन द स्कूल रादर देन ए स्टूडेंट। वो मेरे पास आया तो उसके ये था कि उसके मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे आते थे, घर वाले कहते, मैं पूछता भाई पढ़ाते क्यों नहीं इनको? बोले साहब पढ़ाएंगे, हमारे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं देते कि इसको मिर्गी के दौरे कौन संभालेगा। तो सौभाग्य की बात ये थी कि उन दिनों में घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्री थे, यहाँ आए हुए थे। तो मैं जाके उनसे मिला, मैंने कहा ये एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारे मरीजों के लिए और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कदापि नहीं हो सकता, किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि वो मिर्गी का पेशेंट है या कोई मरीज है तो उसका इलाज करा के उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा आप एक आदेश निकालिए। तो उन्होंने एक आदेश निकाला था उसमें कि यदि किसी भी बच्चे को जो मिर्गी रोग से पीड़ित है उसको यदि शिक्षा स्कूल में देने से वंचित किया गया तो उसके ऊपर स्कूल को अब हमारी जो भी कार्रवाई हम करेंगे। उसके बाद 1200 बच्चों को हमने स्कूलिंग करवाई। मैं बताऊं आपको, 3 बच्चों ने हमारे MA की है, 2 अभी 3rd ग्रेड टीचर में 2-3 साल पहले सेलेक्ट हो गए। एक लड़की पटवारी बनी शिक्षा ग्रहण करके, और कुछ बच्चे जो हैं वो अपना घरेलू काम, घरेलू योजना में जो काम कर रहे हैं। यानी स्कूलिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों की वो कम हुई है। वो बच्चों को हमने स्कूलों में एडमिशन दिला के सब बच्चों में अब गांव-गांव में ये चीज फैल गई है कि मिर्गी के रोगे के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। हर माँ बाप शिक्षा दिलवा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो मरीज हमारे 8,000 ठीक हो गए, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इनको कोई फैक्ट्री में जाए, कहीं जाए लोग। ये मेरी आपसे एक बार, मुझे याद है मैं 25 साल से आपसे संपर्क, ज़्यादा ही पहले से संपर्क में हूँ, और इससे आपसे पहले भी बात हुई थी कि कई निजी फैक्ट्री वाले कर्मचारी इनको कर्मचारी के तौर पे रखना नहीं चाहते हैं। इसका कारण क्या है? वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर रिस्क जॉब है, कोई मशीन पे काम कर रहा है, कोई बॉयलर पे काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, इसको दौरे पड़ गए तो ये हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। फिर
जब हमने इन मरीजों को ठीक किया तो मैंने इनके लिए लघु उद्योगों जो चलाते हैं छोटे छोटे उद्योग उनसे बात की थी। अच्छा। जैसे हमारे एक टेलर था, उसकी बीवी और वो दोनों टेलरिंग का काम करते हैं, कहीं तो शॉप है, बड़ी अच्छी टेलर है वो। तो मैंने उससे बात की, भैया हमारे मरीजों को आप टेलरिंग सिखा दो, तेरे बच्चों को हमने ठीक किया तो तू इनको टेलरिंग सिखा। तो उसने कहा साहब 2 लेडीज और 2 आदमी मेरे पास भेज दो, उनको हम अच्छी तरह से टेलर की ट्रेनिंग दे दूंगा मैं, और लेकिन मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि इनको सिलाई मशीन दे दूं या क्या दिए। तो हमने उनको कहा था कि जिस दिन ये पूरा तरह से कर लेंगे इसको हम सिलाई मशीन हम देंगे। फिर मैंने कुछ मोमबत्ती उद्योग से बात की, कुछ चौक बनाने वाले उद्योग, ऐसे उद्योग जहाँ कोई रिस्क नहीं है। तो आज मुझे कहते हैं कि करीबन 100-125 पेशेंट जो हमारे 60,000 से ठीक हुए हैं वो इन लघु उद्योगों में लगे और अपना उद्योग लगा के, जैसे बीच में प्लास्टिक के एक बैन चला तो कागज के थैले बनाने का एक कंपनी, एक फैक्ट्री का काम था जहाँ वो कागज के बनाते थे घरों में, वहाँ भेजा। अभी पिछले कैंप में 2 लेडीज आई कि साहब हम इनको हमारे पापड़ उद्योग, हम पापड़ बनाती है घरों में, उसमें लगा था। हमारा बड़ा है तो आपका है तो हम इनको पापड़ बनाने के उद्योग में रख सकते हैं, ये पापड़ बेले हमारे यहाँ करके और जो मजदूरी हम इनको देंगे, इसमें इनको कोई रिस्क भी नहीं है। तो इस कैंप में हम 2 लेडीज को जो चाहेंगे उनको सेलेक्ट करके वहाँ पापड़ उद्योग में भेजेंगे। तो इस तरह से हम ये इनको रोजगार की व्यवस्था, ऐसे रोजगार की जहाँ आसान चीज से हो जाए और ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कितने कैंप अपन लगा चुके हैं अब तक? अभी हमारे 26 साल से 8 महीने हो गए, 324 या 25 हो चुके हैं। 325 कैंप। 325 और मेरे ख्याल से आपने इन कैंपों के जरिए समाज के मन में जो भ्रम छिपा हुआ है कि फिट्स के रोगी काम नहीं कर सकते, उनमें ब्रेन काम नहीं करता, या उनको नौकरी पे रखने से हमारे पे बोझ बन जाएंगे, या बच्चा, एक जो महिला है फिट्स रोगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भ्रम है। मेरे ख्याल से आपने इन सब भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। आपने न केवल उनकी चिकित्सा की, सेवा की, निष्ठा भाव से लोगों के दिमाग से एक भ्रम निकालने का प्रयास भी किया है। लेकिन मेरा ये है कि अब यहाँ के लोगों को का फर्ज बनता है कि वो आपके साथ मिलकर सहयोग करें, क्योंकि क्या आपके साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? मतलब पढ़ते सभी हैं, इस रोग के प्रति उनका ऐसा क्यों नहीं सेवा भावना जगती? राकेश जी, मैं आपको बताऊं, जो मैंने कैंप शुरू किए, हालांकि ये सोशल मीडिया का ग्रुप है इसलिए मैं बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा जमकर के विरोध हुआ मेरे प्रति बहुत ज़्यादा कि ये कुछ इलीगल वर्क है, गलत काम है, कोई विरोध भी हुआ, कुछ कानूनी सहायता लेने की भी कोशिश की गई। तो मैंने कहा मैं केवल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, मैं यहाँ से कोई पैसा इनसे नहीं ले रहा हूँ। हाँ। पश्चिमी राजस्थान जहाँ पर कोड़े मार मार के ठीक किया जाता है, धुआं सूंघा सूंघा के ठीक किया जाता है, मेरा मकसद मिर्गी के ऊपर रिसर्च करना नहीं है। मेरा मकसद है केवल मिर्गी रोग को एक मान्यता दिलवानी, अंधविश्वास से विश्वास की ओर। इसलिए हमने इस अभियान का नाम भी रख रखा है एक सफर उम्मीद का, और इसमें यह था कि अंधविश्वास से विश्वास, इतना ही हमारा उद्देश्य है इसमें कि लोगों में अंधविश्वास है उसको हम विश्वास में बदल दें। और ये कहते मुझे खुशी है कि आज हमने इस चीज को परिणित कर दिया है। अब लोगों में वो धारणा पूरी तरह से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के राजस्थान में वो भोपो के चक्कर में नहीं आते। अब उनको, अब जैसे मैंने बताया आपको, जो पहला पेशेंट पोकर हम ठीक किया वो नॉर्मल हुआ, तो आसपास के गाँव को सरपंचों ने बुलाया कि यार आपका मरीज कहाँ ठीक हुआ। तो वहां कहा गया कि भाई एक 30 तारीख को जोधपुर में राठी अस्पताल में एक भूत निकालने वाले डॉक्टर आए, उन्होंने हमारे पोकर हम का भूत निकाल दिया। खराब काम है। तो सारे लोग आने लग गए, साहब पूछने लग गए वो भूत निकालने वाले डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो एक निजी अखबार ने इसके बारे में लिखने, भूत भगाने वाले डॉक्टर नगेंद्र शर्मा है, एक न्यूज छाप दी। तब से नाम, एक उपनाम भी बन गया भूत भगाने वाला। फिर मैंने लोगों को समझाया। फिर मैंने क्या किया, इस चीज को मिथ्या तोड़ने के लिए गाँव के आसपास के जितने सरपंच थे उनको बुलाया, एक बार उनको मीटिंग बुलाई मैंने, और उन्होंने कहा साहब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास तो जानकारी नहीं है, भाषा ही नहीं है हमारे पास, हम किस भाषा से समझाएं इनको। एग्जैक्टली। क्यों हम इसके बारे में जानते नहीं, या तो हमें कोई पुस्तक दो, कोई पोस्टर दो, कोई बात दो तो हम समझाएं इनको। तो मैंने एक 15 पेज की हिंदी में पैम्पलेट, छोटा पैम्पलेट बनाया, मिर्गी रोग क्या है, कैसे है, और वो हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। फिर जब घनश्याम जी तिवारी साहब आए थे, उनको मैंने पैम्पलेट दिया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करिए, आप इस पर पूरी पुस्तक लिखिए।
भाई साहब हिंदी में मेडिकल साइंस की पुस्तक लिखना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम। कि मुश्किल काम है जब भी तो हम करना है, आसान काम तो कोई भी कर लेगा। तब मैंने फिर इस पर 2 पुस्तकें लिखी और दोनों पुस्तकें और वो हमने हर मरीज को गांव-गांव में फ्री बांटी। और वो 15 पेज की जो बुकलेट थी हमने गांव-गांव सरपंचों को दी कि आप इसके तहत इनको से बताइए लोगों को, गांव में आप कहाँ जब भी आपकी पंचायत मीटिंग होती है तो लोगों को अवेयर करिए। कुछ हमने फिर पोस्टर बनवाए, पोस्टर बना के उनके दिए। ये मेरे शुरुआती दौर के जब लोगों में बहुत अवेयरनेस थी तो हमने इस तरह से अवेयर किया। आज तो ये है कि मुझे कोई तरह की अवेयर करने की या बताने की जरूरत नहीं है, गांव-गांव में अपना आप ही है। एक गांव में एक आदमी जाता है और वो देखता है इसका दौरा पड़ रहा है, वो आपका नाम बताता तो वो नाम बताते हैं, अरे जो तुम 30 तारीख को चले जाओ आप, अब हो जाएगा इलाज। तो अब वो अवेयर करने वाली सिचुएशन थी। अब इन कैंपों की जो क्लाइमेक्स ये थी कि अंधविश्वास को हटा करके विश्वास लाना और गांव-गांव में ये जांच लोगों के दिमाग में बैठाना कि ये जो प्राकृतिक तरीके से, मेहमानी तरीके से भोपे झाड़ फूंक से इलाज कराते हैं, ये इसका उपाय नहीं है, उपाय इसकी दवाइयां हैं। इससे केवल मेरे कैंपों में मेरे को अकेले को फायदा नहीं हुआ, लोगों में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बड़े उच्च घराने के लोग हैं जिनके बच्चों को मिर्गी आती थी, वो कैंपों में जा करके अपना सामाजिक सोशल स्टेटस के हिसाब से प्रदर्शन करने, वो भी अब जा करके डॉक्टरों से निजी इलाज चिकित्सा करा रहे हैं, उनके बच्चे भी ठीक हो रहे हैं। तो अब पश्चिमी राजस्थान और आसपास के एरिया, जैसे मैं एक कैंप मैंने प्रतापपुर में लगाया, तो वहां की संस्था ने मुझे बुलाया था। तो वहां पर सारी ट्राइबल एरिया है, तो मैंने उनको ऐसे पूछा भाई आप कैसे इलाज करते हो, तो वहां मुझे उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। एक आदमी को लाए जिसके सर पे मोर पंख बंधे हुए चारों तरफ, पीछे एक घुंघरू बंधा हुआ और एक हाथ में उसके पास कोई कपड़े टाइप की चीज, और एक मिर्गी के पेशेंट को वहां डेमो किया गया कि भाई इसके मिर्गी का मरीज है, इसको तू निकाल। तो वो उसको नाच नाच के वो कोड़ा मारता और बहुत चिल्लाता, प्रताड़ित किया जा रहा, निकाला निकला, निकल बाहर तू, मैं तेरे को बख्शूंगा नहीं। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने 2 मिनट वाला रुक जा भैया। फिर मैंने उनको समझाया कि ये सब गलत धारणाएं हैं, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, वहां पर ट्राइबलों में इन चीजों की धारणाएं बहुत गहराई से बैठी है। लेकिन वहां के जो संस्था के संचालक थे पांड्या, जो वहां के एमएलए भी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब हम इसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, गांव-गांव तक ये मैसेज कराएंगे। और आज मैं कहते मुझे अच्छा लग रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से करीबन हर महीने 15 से 20 मरीज लगातार आ रहे हैं। और अब चूंकि मेरे लिए संभव नहीं है इतना लंबा दूर बार बार जाना, तो वहां पर एक डॉक्टर है, मेरा क्लास फेलो था, तो उसने कहा नगेंद्र ये मैं काम शुरू कर देता हूँ, उसको कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो उसने वहां पर एक अपनी संस्था बनाकर वो कैंप ट्राइबल एरियाज को समझ में आता होता वो कर लेता है, बाकी को मेरे पास भेज देता है। तो इससे हमारे को ट्राइबल एरिया में घुसने का एक मौका मिला। और वहाँ जो एक अजीबोगरीब स्थिति थी, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके मुझे बताया, मैंने कहा ये कौन सा तरीका है यार, ये नाच रहा कूद रहा है, हाँ वो कर रहा है, राजी निकाल रहा है। ऐसे ही मैं अंबाजी गया, अंबाजी में संस्था ने कैंप रखा, तो वहां पर गुजराती और राजस्थान का एक मिक्सर है, थोड़े राजस्थानी है थोड़े, तो वो लोगों में आस्था ये है कि भाई हम किसी मंदिर के दहलीज पे जाके, माँ अम्बा के दरबार पे जाके लगातार 365 दिन फेरी लगाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। तो वहाँ अंबाजी के मंदिर के ट्रस्ट के लोग, उन्होंने ही ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। तो उनके ट्रस्टियों ने मिलकर के वहाँ पर ये मैसेज दिया, अखबार के से मीडिया को बुलाया, मैसेज दिया कि देखो ये कितना बड़ा डॉक्टर आपके पास आके समझा रहा है। तो मेरे उस कैंप का इतना प्रभाव पड़ा कि मरीज आते हैं, दवाई ले रहे हैं, बराबर ठीक हो रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ पर भी हमने इनको कैंप लगा के मैसेज दिए, तो वहाँ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, अंधविश्वास से विश्वास की ओर तरफ लोग आए। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे इतने लंबे समय का सबसे बड़ा जो फायदा ये एक ही मानता हूँ कि जो अंधविश्वास था उसको हमने विश्वास में कन्वर्ट कर दिया और एक लोगों में आस्था पैदा कर दी कि मेरी एक बीमारी है, ये कोई आत्मा प्रत्यात्मा भूत प्रेत इनकी चीजें नहीं है, मस्तिष्क की बीमारी है। ये हमारे इन कैंपों की सबसे बड़ी सक्सेस है। और इस पर हमने डिप्रेशन हो जाए उनको ठीक किया। आपको बताऊं कि 2 लड़कों ने हमारे यहाँ PhD की MA साइकोलॉजी में, एक को PhD मिली, एक MD पीडियाट्रिक्स का कर रहा था, PhD MD कर रहा था। तो उसने आके कहा साहब इन कैंपों में मैं रिसर्च करके थीसिस लिखना चाहता हूँ, लिखिए। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट
जोधपुर यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमारे बहुत सहायता की, लोगों के आईक्यू मेजर करना, उनका ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना। अब इन दिनों में बंद कर दिया, पहले वो रेगुलर थे। सर एक चीज़ में, चूँकि आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आपको बराबर 27 साल, इसको मैं 3 दशक ही मान लेता हूँ, क्या कभी आपको घर में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में उतर गए, आप न्यूरोसर्जन हैं, आपके पास ऑलरेडी इतनी व्यस्तता है, आपको सुबह से शाम तक समय नहीं मिलता, इसके बाद भी आप इस तरह का सेवा का काम करते हैं, और ऐसे रोग के प्रति जहाँ लोग भागते हैं, इसको देखना नहीं चाहते, लेकिन आप उसे निष्ठा भाव से कर रहे हैं, तो क्या घर में भी कभी आपको दिक्कत का सामना आई? नहीं, बल्कि मुझे कहते हुए गर्व है कि डॉक्टर पद्मा ने, जो मेरी मिसेज है, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। डॉक्टर पद्मजा शर्मा को कौन नहीं जानता, वो एक मैं प्रतिष्ठित आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं दोपहर को आया घर पे, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों को लिए बैठा था, मिर्गी का पेशेंट था। तो दवाई लिख करके देख लिया, उसने मेरे को 500 रुपये फीस दी। आधी घंटा बाद पता आई कि वो तो बाबा तो बैठा है बाहर, जा नहीं रहा है। तो पता जाके बोले, बाबा क्या बात है, क्यों बैठे हो? कि बहन जी मेरे पास तो कुल 500 रुपये थे, अब न तो दवाई लेने की मैं मेरे पास में कभी जाने किराया बचाने फीस, तो 500 रुपये लाई और उसको दिया है। मेरे को कहा कि आइंदा ज़िंदगी में ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आए, पैसे नहीं लेना, तो उससे कभी ज़िंदगी में फीस नहीं क्या लेना। बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये रादर मेरे को पद्मजा ने मोटिवेट किया, और तब मैंने कहा कि ये कैंप शुरू कर रहा हूँ, उन कैंपों में इस तरह के मरीजों का हम इलाज करेंगे। ये मेरे कैंप शुरू करने पहले की बात है। तो ये पद्मजा का मोटिवेशन था कि हमें इन गरीब मरीजों से फीस लेने के बजाय इनको रिलीफ दे करके और इनका जितना अपन काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो करिए। तो मेरे को घर से सपोर्ट मिला। इस पर कोई ऐसा नहीं कि आप क्यों टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, एक दिन आप कमाते नहीं हो घर में, तनख्वाह नहीं करते हो, एक दिन पूरा टाइम देते हो। रादर सपोर्ट मिला कि नहीं बहुत अच्छा काम है, इसको और करिए, और जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं उतनी करिए। नहीं, मुझे ये सब आपकी सेवा की प्रताप है कि आपको एक पद्मजा शर्मा जैसी आपकी अर्धांगिनी है, आपके बच्चे आज अच्छी पढ़ाई कर करके सेटल हो चुके हैं, और समाज के सामने एक अच्छा संदेश आप अपनी सेवा के जरिए दे रहे हैं। मैं बहुत सारे सवाल और भी थे मैं आपसे पूछूं, लेकिन चूंकि समय है बहुत हो चुका है। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि जैसे घर में या कहीं काम पर किसी को अचानक फिट्स आ जाए और वो ज़मीन पे गिर जाए, या जो भी कुछ होता है, चक्कर आता है, ऐसे में आसपास के लोगों को क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए? मैं सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को एक हिदायत देना चाहता हूँ कि यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही मरीज गिरता है, बेहोश होकर गिरता है, तो सबसे पहले चम्मच लाएंगे, उसके दांत पे डालेंगे, उसके कुछ लाके उसको पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, कुछ उसके हाथ पैर मसलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना मरीज को हम छेड़ेंगे, जितना उसको स्टिमुलेट करेंगे, उतने ही लंबे दौरे पड़ते जाएंगे। सबसे बढ़िया काम यह है कि मरीज को कुछ नहीं करिए, ठंडी हवा में आने दीजिए, उसको जो जर्क्स आ रहे हैं, जो फिट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, मुंह एक तरफ टेढ़ा कर दीजिए, ताकि जो झाग निकलते हैं, उल्टी होती है, वो फेफड़ों में नहीं पहुंच जाए। लेफ्ट राइट कहीं भी एक तरफ मोड़ दीजिए, और उसके जितने भी झाग आते हैं बराबर उसको पूछते जाइए। और मरीज को मत छेड़िए, न उस पर कोई पानी का छींटा डालिए, न उसके कोई मुंह में चम्मच डालिए, न को उसको जूता सुंगाइए, न को उसको धुआं दीजिए, कुछ नहीं करिए। आप जितना उसको आराम से मिनट सोने देंगे, वो उतना जल्दी 5 से 10 मिनट रिकवर हो जाएगा। और जितना हम उसको स्टिमुलेट करके छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो ब्रेन का फोकस जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मिर्गी का फोकस जो है, वो और ज़्यादा लंबे देर तक फोकस बना रहेगा। तो हिदायत ये है कि कुछ भी नहीं करना है हमारे को, मरीज को खुली हवा में सुला दीजिए और मुंह एक तरफ टेढ़ा करके और उसको छोड़ दीजिए, और इसके मुंह से बाहर से उल्टी या झाग आ रहा है उसको पहुँच दीजिए। न तो मुंह में चम्मच डालिए, न उसके हाथ पैर मसलिए, न उसको कोई पानी पिलाने की कोशिश करिए। 15 मिनट बाद वो मरीज अपने आप उठ करके बैठेगा। 10 मिनट वो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हुआ मेरा, और 5 मिनट बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जब वो नॉर्मल हो जाए तो 2 शिकायत वो कर सकता है कि एक तो मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, और एक मेरा शरीर टूट रहा है, बुरी तरह से मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो उस समय जब वो एकदम नॉर्मल हो जाए तो उसको एक दर्द की गोली हम दे सकते हैं। कुछ मरीजों के अंदर 10% मरीजों में उल्टी और पेशाब दौरे के दौरान बाहर आ जाता है, तो वो इसका पार्ट है, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। आप मरीज जब नॉर्मल हो जाए तो सब चीज़ें अपने व्यवस्थित वापस कर सकते हैं।
लेकिन जितना इसको छेड़ेंगे, जितना उसको स्टिमुलेट करेंगे, उतनी लंबा यह दौरा पड़ेगा। इसलिए हिदायत ये है कि कुछ भी नहीं करें, उसको सुलाए रखें, बस छोड़ दीजिए उसको। ठीक है। ये समस्या हमारे साथ शुरू में हुई थी। सड़कों पे मरीजों को मिल गया के दौरे आते थे और पुलिस ये समझ गया कि ये रात को दारू पी के पड़ा हुआ है, ले जाकर थाने में। वो समझ नहीं पाते उसको क्या तो हमने इसके लिए एक काम किया था कि सभी मरीजों को एक कार्ड बना के दिया था, जो आज भी है सबके पास। फोटो, नाम, एड्रेस और नीचे लिखा था मैं मिर्गी का पेशेंट हूँ, मेरे यदि दौरा पड़े, बेहोश अवस्था में मिलूँ तो मेरे को इस नंबर पे डॉक्टर नगेंद्र शर्मा के फ़ोन पे करके राठी अस्पताल पहुँचा दिया जाए। तो उस समय जब ये कार्ड हमने बांटे तो करीबन महीने में तीन चार मरीज पुलिस वाले ला करके अस्पताल छोड़ देते थे, साहब ये कार्ड मिला, ये मिर्गी का पेशेंट है। तो सबसे बड़ी बात वो जो एक पे शराब पी के पड़ने का आरोप लगता था वो छूट गया। और जैसे हॉस्पिटल पहुँचते इलाज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मतलब किसी भी मृगी रोगी को एहतियाती तौर पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका एक तरफ मुंह करना है और जितना फिट्स अगर उसके मुंह से निकलता है उसको पहुँचते रहिए, बहुत ज़्यादा उसे प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं रहती। जी, तो मैं तो आपके जरिए समाज को यही बताना चाहता हूँ कि मृगी रोग कोई अंधविश्वास मत पालें, इसका इलाज संभव है, आप वापस फिर से सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए कभी ज़िंदगी में ये भ्रम पालना छोड़ देंगे ये किसी आत्मा का प्रभाव है या कुछ है। आप यहाँ पधारे और इतना समय दिया, आपके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान है, जिन्होंने इलाज को मानवता का माध्यम बना दिया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि असली चिकित्सा सिर्फ दवा से नहीं बल्कि करुणा और समर्पण से होती है। इनसाइट विद रागा के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर शर्मा का धन्यवाद, और उन सभी दर्शकों का भी जो ये मानते हैं कि इंसानियत अब भी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं राकेश गांधी फिर मिलूंगा आपसे नई इंसाइट के साथ, तब तक के लिए रहिए जागरूक, संवेदनशील और प्रेरित। नमस्कार। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।